हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 12 क्रिया काल के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। काल का मतलब होता है समय, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम काल की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया के करने या होने का समय उसका काल कहलाता है। यानी काल का अर्थ होता है समय। यही समय कैलेंडर में दिन और महीनों के नाम के अनुसार दिया होता है। प्रत्येक क्रिया को करने का एक समय निर्धारित होता है। तो काल की परिभाषा होती है क्रिया के करने या होने का समय उसका काल कहलाता है। कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। गुरमीत कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था। अब यहाँ पर क्रिया लगाई गई है गया था, जो कि भूतकाल की क्रिया है। बड़ई मेज बना रहा है। बना रहा है क्रिया वर्तमान काल की क्रिया है। शोभित कल श्रीनगर जाएगा, यानी आने वाले समय में वो जाने का कार्य करेगा। तो जाएगा जो क्रिया है वो भविष्यत काल की क्रिया है। इन वाक्यों में गया था, बना रहा है और जाएगा आदि क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के होने का समय काल अलग अलग है। गया था क्रिया हो चुकी है, बना रहा है क्रिया अभी हो रही है, जाएगा क्रिया आने वाले समय यानी कि भविष्य में होगी। अब हम काल के भेद पढ़ेंगे। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो समय निकल चुका है उसमें कोई कार्य किया गया है तो वो सभी भूतकाल में आता है। जैसे अमरेंद्र ने खाना खा लिया था। अब खा लिया था क्रिया भूतकाल की है क्योंकि वो निकल गए समय में उसने खाना खाया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। अब यह भी भूतकाल की क्रिया है, मारा था, यानी गुजरे हुए समय में उन्होंने कंस को मारा था। अब हम भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा भेद होता है संदिग्ध भूतकाल और छठा भेद होता है हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य स्थिति में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। किंतु इनसे यह पता नहीं चलता है कि क्रिया कब पूर्ण हुई है, यानी उसके समय यानी स्थिति समय का पता नहीं चलता कि कब क्रिया को पूरा किया गया है। सामान्य भूतकाल की पहचान के लिए क्रिया के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं आदि ऐसे इस तरह के शब्द आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कार्य सामान्य स्थिति में हो रहा है और ये इनकी पहचान होती है। इससे सामान्य भूतकाल की पहचान की जा सकती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। किया में आ की मात्रा लगी है यानी कि इसमें आ अंत में आया है, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। कूली ने सामान उठाया, इसमें भी आ अंत में आ रहा है। उठाया में उठाया जो क्रिया है उसमें आ अंत में आ रहा है, तो ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। सिंह गरजा, अब यहाँ पर जा में भी आ की मात्रा आ रही है। सीमा आई, ई आ रहा है यहाँ पर। मैंने गाना गाया। खिलाड़ी खेलने गए, ए आ रहा है यहाँ पर। सीता गई। श्री राम ने रावण को मारा। मनोज घर गया। पानी गिरा। वह स्कूल गया। मैंने समाचार देखा। शाम ने पत्र लिखा। इन सभी की क्रिया के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे शब्द आ रहे हैं, इसलिए सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल का दूसरा भेद होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, यानी क्रिया थोड़े समय पहले ही खत्म हुई है। आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी कि थोड़े ही समय पहले वो कार्य किया गया है और कार्य के कुछ समय पहले पूर्ण होने का पता चलता है। इसके लिए हूँ, है ये क्रिया के अंत में शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, हम बस से लखनऊ पहुँचे हैं। अब यहाँ है हमको दिखाई दे रहा है। शोभित कहाँ से आए हो हमें दिखाई दे रहा है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैंने सेब खाया है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है। मैं अभी सोकर उठा हूँ। उसने दवा खाई है। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया।
श्याम ने पत्र लिखा है, मोहन गया है, शांति ने पुस्तक पढ़ ली है, हिरन वन में भाग गया है। ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी में है, हो, हूँ इस तरह के शब्द अंत में आ रहे हैं और कार्य कुछ समय पहले ही, गुजरे हुए समय में ही कुछ समय पहले किया गया है। तो ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। इसके बाद हम तीसरा भेद पढ़ेंगे भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं। अब इसके उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे श्री राम ने रावण को मारा था। अब मारा था में आपको था दिखाई दे रहा है और ये कार्य बहुत काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुका है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब यह कार्य भी बहुत पहले पूर्ण हो चुका है और इसमें था क्रिया के अंत में हमें दिखाई दे रहा है। नेहा ने नृत्य किया था, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बच्चा आया था, उसने शाम को मारा था, अर्जुन ने कर्ण को मारा था, नौकर पत्र लाया था, राधा ने गीत गाया था, वह रोटी खा चुका था। अब यहाँ चुका था अंत में आ रहा है। श्याम ने पत्र लिखा था, सरिता ने पकौड़ी खाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। तो इसमें इन सभी भूतकाल के वाक्यों में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे अंत में आ रहा है और ये कार्य बहुत पहले पूर्ण होने की सूचना दे रहा है, इसलिए ये सभी पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम भूतकाल का चौथा भेद पढ़ेंगे, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि गुजरे हुए समय में कार्य शुरू कर लिया गया है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, यानी वर्तमान समय तक भी वो कार्य चल रहा है, यानी वो कार्य अधूरा है, तो वो अपूर्ण भूतकाल में आता है। इसके लिए क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, जंगल में मोर नाच रहा था आपको दिखाई दे रहा है क्रिया, और ये कार्य अभी भी चल रहा है वर्तमान में और ये शुरू भूतकाल में हो चुका है। सूरज डूब रहा था, अब ये भी देखो गुजरे हुए समय में शुरू हो गई है क्रिया और अभी भी डूबने का कार्य हो रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है। सिंह गुफा में सो रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था, गीता हंस रही थी, वह समाचार देख रहा था, कमल जा रहा था। अब इन सभी वाक्यों में क्रिया के अंत में हमें क्या दिखाई दे रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे, और कार्य बीते हुए समय में कार्य पूरा न हो सकने का हमें अंदेशा हो रहा है, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा है कार्य, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आता है। उसके बाद हम भूतकाल का पांचवा भेद पढ़ेंगे, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह या अनिश्चय होता है, यानी कि वो शंका पैदा होती है कि कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्रिया के अंत में गा, गे, गी शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, नेहा खाना पका चुकी होगी, अब इसमें गी शब्द आपको दिखाई दे रहा है। छात्रावास में बच्चे सो रहे होंगे, और इसी तरह से मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, रुचि ने गीत गाया होगा, सुनील दिल्ली गया था या सुनील दिल्ली गया होगा, और सुनील दिल्ली गया था, वे क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरह से बस छूट गई होगी, वह घर गया होगा, उसने खाना खाया होगा, ललिता चली गई होगी, शाम ने पत्र लिखा होगा। इन सभी वाक्यों में गा, गे, गी वाक्य के अंत में आ रहा है और क्रिया के होने में एक आशंका को प्रकट किया जा रहा है, शंका को प्रकट किया जा रहा है, तो ये सभी संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। इसके बाद हम भूतकाल का छठा भेद पढ़ते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सकने का पता चलता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, यदि
रुपए होते तो मैं स्कूटर खरीद लेता। अब स्कूटर न खरीदने के लिए उसने कारण बताया पैसे न होना। यदि तैयारी की होती तो मैं अच्छे अंक पा लेता, यानी उसने तैयारी नहीं की है तो इस बारे में वह बात कर रहा है कि यदि वह तैयारी करता तो अच्छे अंक वो पा लेता। इसी तरह से वर्षा होती तो अन्न होता। अब यहाँ पर अन्न होना वर्षा पर निर्भर करता है। सर्दी पड़ती तो बर्फ़ जमती। अब बर्फ़ का जमना सर्दी पर निर्भर करता है। इसी तरह से मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि शाम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता। तो यहाँ सभी वाक्यों में एक वाक्य दूसरे यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है और कार्य के होने या न होने में किसी कारण को बताया जा रहा है। तो ये सभी हेतुमत भूतकाल के उदाहरण हैं। काल का दूसरा भेद होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी अभी जो समय चल रहा है उसमें कोई कार्य चल रहा है वो सभी वर्तमान काल में आता है। इसमें क्रिया के अंत में ता, ती, ते, हैं, आते हैं शब्द आते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं वर्तमान काल के। पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा करा रहे हैं, यानी पूजा कराने का कार्य जारी है तो पूजा करा रहे हैं क्रिया वर्तमान काल है। जानकी दास जनकपुरी में रहते हैं क्रिया वर्तमान काल की है। अब हम वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान में सामान्य प्रवृत्ति या स्थिति का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आते हैं। इसके लिए उदाहरण है माली घास काटता है में देखो ता है अंत में आ रहा है और ये एक सामान्य प्रवृत्ति को यहाँ बताया जा रहा है। गाय दूध देती है, ती है अंत में आ रहा है और इसमें भी एक गाय की प्रवृत्ति को बताया जा रहा है। देती है में सामान्य वर्तमान काल है। राम घर जाता है, वह गेंद से खेलता है। सीता पढ़ती है, मैं गीत गाता हूँ, वह आता है। हवा चलती है, कमल पड़ता है, बच्चा रोता है, हम तुम्हारे घर चलते हैं। सूरज प्रतिदिन निकलता है। तो यहाँ पर इसी तरह से किसान खेत में काम करता है, भिखारी भीख मांगता है। इन सभी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आते हैं और इनमें एक सामान्य स्थिति का पता चल रहा है। तो ये सभी सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का दूसरा भेद होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया वर्तमान में होती रही हो यानी क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है। इसके लिए क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आते हैं। रहा है शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, रहे हैं का बहुवचन के लिए, रही है के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी लिंग वचन के अनुसार इसका रूप वाक्य में रूप बदलेगा। इसके लिए उदाहरण है तोता हरी मिर्ची खा रहा है क्रिया यहाँ रहा है अंत में आ रहा है और ये कार्य अभी भी चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। बच्चा सो रहा है, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल है। किसान खेत में काम कर रहा है, भिखारी भीख मांग रहा है। श्याम गेंद से खेल रहा है, वह घर जा रहा है। अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है। बंदर नाच रहा है, श्याम आ रहा है। सुरेश पत्र लिख रहा है, उसका भाई निबंध लिख रहा है। इन सभी वाक्यों में रहा है, रही है, रही हैं और रहा हूँ शब्द क्रिया के अंत में आते हैं और इन सभी में वर्तमान समय में क्रिया के चलते रहने का पता चल रहा है। तो ये सभी अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। वर्तमान काल का तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल।
जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी एक कार्य में, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह का आभास प्रतीत होता है, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके लिए क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे जैसे शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण देखो, नेहा कार्यालय में बैठी होगी, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। अब इस काल के वाक्यों में की मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया भविष्यत काल में होती है। अब संदिग्ध वर्तमान काल के कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सविता पत्र लिखती होगी, वह गीत गाता होगा, राम खाना खाता होगा, रमेश घर जाता होगा, गाड़ी आती होगी, बच्चा रोता होगा, वह रविवार को मंदिर जाता होगा, भिखारी भीख मांग रहा होगा, किसान खेत में काम कर रहा होगा। अब इन सभी वाक्यों में ता होगा, ती होगी, ते होंगे क्रिया के अंत में इन शब्दों को देखा जा रहा है, यानी ये सब शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें क्रिया के होने की, वर्तमान समय में क्रिया के होने की का संदेह हो रहा है या अनिश्चय पैदा हो रहा है, तो वहाँ ये सब वाक्य जो हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। काल का तीसरा भेद होता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी जो समय आने वाला है उसमें उस कार्य के होने का पता हमें चलेगा तो वो भविष्यत काल कहलाता है। यानी यह समय का, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होना। इसका उदाहरण है, हम सब एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे जो यानी कि आने वाले समय की बात की जा रही है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, ये भी भविष्यत काल है। अब इसमें भविष्यत काल में गा, गे, गी क्रिया के अंत में ये शब्द आते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पर खेलेंगे और चलेंगे जो क्रियाएं हैं वो आने वाले समय में होगी, इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के मैंने आपको बताए थे 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा होता है हेतुमत भविष्यत काल। सबसे पहले हम सामान्य भविष्यत काल पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि भविष्यत काल के साधारण रूप अथवा क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के निश्चित रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, निकिता दादी जी के साथ मंदिर जाएगी। अब यहाँ जाएगी क्रिया यानी भविष्यत काल का बोध करा रही है। सामान्य भविष्यत काल ये है। महिलाएं नहर से पानी भरेगी में देखो आने वाले समय में भरेगी। तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा कि आपको क्रिया के अंत में एगा, एगी और एगे इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा था निकिता दादी जी के साथ बाजार जाएगी, इसमें एगी शब्द हमको दिखाई दे रहा है। महिलाएं नहर से पानी भरेगी, एगी शब्द दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, वह पढ़ेगा, राम आएगा, राम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। अब इन सभी वाक्यों में हमें क्रिया के अंत में एगा, एगी, एगे शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक इस वाक्य में एक सामान्य ढंग से क्रिया का होने का भी पता चल रहा है। तो ये सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल का दूसरा भेद होता है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी भविष्यत काल की जिस क्रिया में भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसके लिए देखो आप उदाहरण, शायद कल सुनील आगरा जाए, दादी जी शायद कहानी सुनाए, संभवतः आज चांद निकल आए। इसी तरह से परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, मैं सफल होऊंगा, यह विजयश्री होगा, यह विजयी होगा, शायद आज रात वर्षा हो, संभव है कि शाम पत्र लिखे, शायद लड़के मैदान में खेलेंगे, शायद शाम को वर्षा हो।
तब वह सो रहा होगा। अब इन सभी वाक्यों में एक संभावनाओं को प्रकट किया जा रहा है, कार्य के होने की संभावनाओं को बताया जा रहा है। तो ये सब संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल का तीसरा भेद होता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जब आने वाले समय में किसी क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब भविष्यत काल में संपन्न होने वाली क्रिया के संपन्न होने में कोई कारण निहित हो, यानी कोई कारण, किस तरह से वो क्रिया हुई है उसका कोई कारण बताया जाएगा, तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, अगर पिताजी जाएंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा। यदि मैं उत्तीर्ण न हुआ तो क्या होगा। यहाँ पर देखो, दिल्ली जाने के लिए पिताजी जाएंगे तो जाएंगे, कारण यहाँ बताया जा रहा है, और उत्तीर्ण होने पर क्या होगा, भविष्य में क्या होगा उसकी बात की जा रही है। आप बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगा, आने के लिए बुलाने का कारण बताया जा रहा है। यदि तुम सुनो तो मैं पढ़ूँ, पढ़ने के लिए सुनना आवश्यक है, ये बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। यदि छुट्टियाँ होगी तो मैं आगरा जाऊँगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। यह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊँ, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। यदि शत्रु हमला करेगा तो मुँह की खाएगा। यदि वर्षा हुई तो नेहा नहीं आएगी। तो यहाँ सभी वाक्यों में देखो एक कारण बताया जा रहा है कार्य के होने या न होने में। तो ये सभी हेतु हेतुमत भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने काल की परिभाषा, काल के भेदों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।